दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं हकेंद्र कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और माफी चाहता हूँ कि काफी समय से कोई वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अत्यधिक व्यस्तता के चलते मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस बीच में कुछ मित्रों का संपर्क भी रहा। उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो लगातार बनाते रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरा विषय रहेगा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं उनके विषय में बात करूंगा, क्योंकि समय कुछ ऐसा है, हालात कुछ ऐसे हैं कि वीडियो बनाना है, इस विषय पर बात करना बहुत आवश्यक लग रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी को जो ड्राफ्ट के रूप में संविधान किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, भारत के संविधान ऐसे ही नहीं बना है। भारत के संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, या कहना चाहिए एकमात्र भूमिका रही है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। यूं तो कहने के लिए संविधान समिति में, भारत संविधान समिति ड्राफ्टिंग समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें बाबा साहब अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी जी थे, और मोहम्मद सादुल्ला थे, कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, टी.पी. खेतान थे, B.L. मीटर थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, और B.N. राव इनके संयुक्त सचिव थे। तो 7 सदस्य थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, वो स्थान खाली रह गया था। एक व्यक्ति अमेरिका चले गए थे, वो स्थान भी खाली हुआ, भरा नहीं गया। वो स्थान, उसकी जिम्मेदारी बाबा साहब पे आई। एक व्यक्ति सरकारी कामकाज में अत्यधिक व्यस्त थे, और क्योंकि दिल्ली में ही संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, इसलिए 2 व्यक्ति दिल्ली से बाहर थे, वो दिल्ली नहीं आ पाए। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब था और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब ऐसी स्थिति में भारत के संविधान निर्माण की पूरी तरह जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं आगे चलने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। शोध करने वाले सभी शोधार्थी, सभी लोग जानते हैं कि शोध करने के लिए कितनी सारी बुक्स का रेफरेंस लेना पड़ता है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट है, क्योंकि भारत के संविधान में विश्व के तमाम बेहतर संविधानों की अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया गया है भारत के संविधान में। अब सवाल यह है कि उन बातों का समावेश कौन कर पाएगा। उन अच्छी बातों का समावेश करने के लिए व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उस फला फला संविधान में अच्छी अच्छी बातें हैं। तो विश्व के तमाम संविधान से जो बातें ली गई हैं, अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं, भारत के संविधान में समावेश किया गया है, वो सबसे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट बना दिया गया है। और भारत के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के समक्ष समानता, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है, समता है, बंधुता है, न्याय है, विधि का शासन है, लोकतंत्र है। संविधान इस प्रकार से विश्व का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप यदि पढ़ेंगे तो विश्व के विद्वान कह रहे हैं कि भारत का संविधान सबसे बेहतर संविधान है। और भारत के संविधान की बात करूं तो भारत के संविधान ने मजदूरों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, हर एक व्यक्ति को, भारत की 100% जनता को दिया है। बाबा साहब का योगदान रहा है, ना केवल संविधान बनाया है, बाबा साहब ने PF और ESI की भी तय की है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की भी व्यवस्था की है। रविवार एक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। बाबा साहब ने न केवल संविधान में काम किया है, बाबा साहब ने वाटर और पावर सेक्टर में भी काम किया है। भाखड़ा नागर डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बाबा साहब की देन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की देन है, और दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी थे। आज भी बाबा साहब की शिक्षा के मामले में कोई बराबरी नहीं कर पाया है। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD की, इकोनॉमिक्स में PhD की, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc
LLB और बार एट लॉ की उपाधि है। इसके अलावा इतनी डिग्रियां हासिल की मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं संभवतः किसी को याद होगी, आई डोंट नो कि किसी को याद भी होगी। तो बाबा साहब की इतनी डिग्रियां हैं कि याद रखना भी मुश्किल है, और यही मानना है कि बाबा साहब के जैसा विश्व में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो दोस्तों, बाबा साहब वायसराय की अंतरिम सरकार में लेबर मंत्री रहे और 1951 में स्वतंत्र भारत की सरकार में वो कानून मंत्री रहे, लेकिन 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के दो कारण थे, ओबीसी समाज के प्रति उनकी चिंता और महिलाओं के प्रति उनकी चिंता। वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल एक्सेप्ट किया जाए और महिलाओं को अधिकार दिया जाए, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए, संपत्ति का अधिकार दिया जाए, महिलाएं तलाक का अधिकार मिले, विधवा महिलाओं को पुनः विवाह का अधिकार मिले। इस तरह से बाबा साहब की चिंताएं वाजिब थी। बाबा साहब सभी के प्रति चिंतित थे। बाबा साहब ने इस देश के लिए प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह, सबके लिए किया। तो दोस्तों, मैं आज ये क्यों कह रहा हूं? मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब के उसी संविधान और उन्हीं देन के कारण, उन्हीं उपकार के कारण इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी और हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी, और आज महिलाएं रक्षा, बैंकिंग, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अहम रूप से जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। आज ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। आज ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी चाहे गंवार आदमी आज बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी कर देता है और बाबा साहब कुछ ही बोलते चला जाता है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा वर्तमान सरकार से कि वो बाबा साहब का अपमान करने वालों पर, संविधान जलाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उठाए, फिर चाहे कोई व्यक्ति उस सरकार के अंदर हो या सरकार के बाहर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं मामूली चाय बेचने वाला व्यक्ति हुआ करता था और भारत के संविधान की बदौलत ही मैं आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, भारत के महानायक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने वालों का चेहरा साफ होना चाहिए। इसके साथ ही नकाब उतरना चाहिए झूठे अम्बेडकरवादियों का, जो अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा RK चौधरी जी का, जो सपा के सांसद हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने जो अपमान हुआ है उसके विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन उन बेशर्मों को, उन 131 SC ST सांसदों को तो निश्चित रूप से डूब के मर जाना चाहिए। उन नीच व्यक्तियों को डूब के मर जाना चाहिए जो बाबा साहब द्वारा निर्वाचित और बाबा साहब के द्वारा निर्धारित सीट से, रिजर्व सीट से जीत कर जाते हैं और एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। ऐसे गुलाम व्यक्ति वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देश के लिए क्या करेंगे, अपने समाज के लिए क्या करेंगे, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। तो लेकिन मैं वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि सबके नकाब उतरने चाहिए। इस समय बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कौन क्या कर रहा है, कौन संगठन इसका विरोध कर रहा है, कौन व्यक्ति विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। और मैं चुप रहने को भी मैं मौन समर्थन मानता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा दोस्तों। मैं हकेंद्र कुमार, एक बार फिर जल्दी फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत।